द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो खबरें हैं ना, वो एक अजीब सी पहेली है। एक तरफ दुनिया शांति समझौते की मेज सजा रही थी, तो दूसरी तरफ क्रिसमस के दिन भी मिसाइलें बरस रही थीं। हम आज इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 21 से 27 दिसंबर के हफ्ते में दुनिया एक ही समय में जुड़ भी रही थी और टूट भी रही थी। और पहली खबर तो बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म से निकली लगती है। वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर और उस पे हेलीकॉप्टर से उतरते हथियारबंद सैनिक। आखिर हो क्या रहा था वहां? बिल्कुल, ये घटना किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसी ही थी। अमेरिकी सैनिकों ने स्किपर नाम के एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। इसमें क्यूबा के लिए करीब 10 लाख बैरल वेनेजुएला का कच्चा तेल था। हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक टैंकर पकड़ने की कहानी नहीं है। अच्छा। ये राष्ट्रपति ट्रंप की वेनेजुएला के मादुरो शासन पर जो मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति है ना, मतलब अधिकतम दबाव, उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो इसका मतलब ये सिर्फ तेल की तस्करी रोकने के लिए नहीं था, इसके पीछे और भी बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, तो जो अमेरिकी अधिकारी उनका कहना है कि ये जो टैंकर था ना, ये एक अवैध नेटवर्क का हिस्सा था। एक ऐसा नेटवर्क जो आतंकवादी संगठनों को फंड करता है। जाहिर है वेनेजुएला ने इसे अंतर्राष्ट्रीय डकैती बताया है। और इसका असर तो बाजार पर भी पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, इस एक घटना ने भू राजनीति के साथ साथ तेल बाजार में भी हलचल मचा दी। ब्रेंट क्रूड और यूएस टेक्सास इंटरमीडिएट, जो दुनिया में तेल की कीमतों के 2 सबसे बड़े पैमाने हैं, उनकी कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। ये दिखाता है कि ऐसी एक घटना का असर कितना व्यापक होता है। और इसी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ भी था। वेनेजुएला की एक बड़ी विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो, वो सरकार के यात्रा प्रतिबंधों को धत्ता बताकर नॉर्वे पहुंच गईं। ये एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक जीत है। मारिया कोरिना मचाडो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और मदुरो शासन की, आप समझिए, एक मुखर आलोचक रही हैं। उनका देश से निकलकर ओस्लो पहुंचना दुनिया को यह संदेश देता है कि वेनेजुएला के भीतर विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सका है। तो एक तरफ अमेरिका समुद्र में दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ देश के अंदर से ही मादुरो शासन को चुनौती मिल रही है। तो एक तरफ अमेरिका लैटिन अमेरिका में अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन हजारों मील दूर अफ्रीका में उसकी भूमिका बिल्कुल अलग वजहों से उतनी ही अहम हो रही थी, वो भी क्रिसमस के दिन। हाँ, ये टाइमिंग ये बहुत कुछ कहती है। 25 दिसंबर को जब दुनिया क्रिसमस मना रही थी, अमेरिका ने नाइजीरिया के सोकोटो राज्य में आईसिस के ठिकानों पर बड़े सैन्य हमले किए। और ये नाइजीरियाई सरकार के कहने पर किया गया था। इसमें MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, जो अपने सटीक हमलों के लिए जाने जाते हैं। और मिसाइलें भी। हाँ, और एक युद्धपोत से 1 दर्जन से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। टॉमाहॉक मिसाइलें मतलब ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये एक बड़ा और सुनियोजित हमला था। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे का जो संदर्भ है वो बहुत गंभीर है। ये हमले नाइजीरिया में आईसिस की बढ़ती गतिविधियों के जवाब में हुए। कुछ ही दिन पहले एक कैथोलिक चर्च पर हमला हुआ था और आईसिस से जुड़े गुटों ने एक स्कूल से 300 से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों को अगवा कर लिया था। ओह! तो ये दिखाता है कि अमेरिका पश्चिम अफ्रीका में आतंकवाद को लेकर कितना ज्यादा गंभीर हो गया है और वहां अपनी सैन्य भागीदारी बढ़ा रहा है। और ये तनाव सिर्फ अफ्रीका या लैटिन अमेरिका तक ही सीमित नहीं था। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी माहौल कुछ कम गर्म नहीं था, खासकर जापान और चीन के बीच। बिल्कुल। जापान ने क्या किया? उन्होंने अपने रक्षा बजट को मंजूरी दी 2026 के लिए। रिकॉर्ड बजट लगभग 9 ट्रिलियन येन, यानी कोई $58 बिलियन। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और ये सिर्फ बजट बढ़ाने की बात नहीं है, ये जापान के 70 साल पुरानी शांतिवादी पहचान को बदलने जैसा है। मतलब वो जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनका संविधान बना था। हाँ, उसका अनुच्छेद 9 जो उन्हें युद्ध करने से रोकता है, अब उसकी व्याख्या व्यवहारिक रूप से बदल रही है। और इसका मुख्य कारण चीन को ही माना जा रहा है। सीधे तौर पर इस बजट का एक बड़ा हिस्सा स्टैंड ऑफ मिसाइल क्षमता विकसित करने पर खर्च होगा। स्टैंड ऑफ मिसाइलें? हाँ, मतलब वो मिसाइलें जिन्हें हमलावर विमान या जहाज दुश्मन की पहुंच से दूर रहकर एक सुरक्षित दूरी से दाग सकता है। जापान की टाइप 12 मिसाइलें इसी का उदाहरण है। ये सब ताइवान को लेकर चीन के आक्रामक रुख की सीधी प्रतिक्रिया है। और जैसा कि उम्मीद थी, चीन चुप नहीं बैठा। बिल्कुल नहीं। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई में कोई देरी नहीं की। ताइवान को $11 अरब के अमेरिकी हथियार पैकेज के जवाब में चीन ने 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों और 10 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए। इनमें तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल थीं, जैसे नॉर्थरॉप ग्रुमैन, बोइंग। हाँ, और चीन का ये कदम दिखाता है कि वो अब सिर्फ राजनयिक विरोध तक सीमित नहीं रहना चाहता। वो सीधे तौर पर अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना रहा है।
भले ही उसका असर प्रतीकात्मक ज्यादा हो। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान बहुत साफ था। ताइवान चीन के मूल हितों का केंद्र है और पहली लाल रेखा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। तो एक तरह से प्रतिद्वंद्वों का एक चक्र शुरू हो गया है। सही कहा। और ये इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का एक स्पष्ट संकेत है। तो एक तरफ हथियारों और प्रतिबंधों की होड़ थी, लेकिन दूसरे तरफ दुनिया का एक और हिस्सा शांति की उम्मीद कर रहा था। और शायद यही इस हफ्ते का सबसे बड़ा विरोधाभास है। यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौते की खबरें आ रही थीं। हाँ, 28 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में एक अहम बैठक हुई। खबरों के मुताबिक शांति योजना 90% पूरी हो चुकी थी और इस योजना में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे। जैसे कि क्या थे वो बिंदु? सबसे बड़ा बिंदु है यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा गारंटी, कुछ नाटो के अनुच्छेद 5 की तरह। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि अगर भविष्य में यूक्रेन पर फिर से हमला होता है तो गारंटी देने वाले देश इसे अपने ऊपर हमला मानकर उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। इसके अलावा एक विसैन्यीकृत मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाने और रूस की तरफ से यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने पर सहमति की भी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन फिर भी 10% मामला कहाँ अटका हुआ है? हमेशा की तरह जमीन पर डॉनबास क्षेत्र और वो क्या कहते हैं जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे क्षेत्रीय विवाद अभी भी सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। लेकिन जिस विरोधाभास की आप बात कर रही थी वो यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। आप क्रिसमस के दिन हुए हमलों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जिस दिन दुनिया क्रिसमस मना रही थी और शांति वार्ता की खबरें हवा में थीं, उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक किया। कहाँ हुए ये हमले? खेरसॉन के बाजार पर, चेरनीहाइव की एक रिहायशी इमारत पर और कीव पर लगभग 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों से हमला किया गया। कई नागरिक मारे गए। जेलेंस्की ने इसे शांति प्रयासों पर रूस का क्रिसमस का जवाब कहा। लेकिन ये रणनीति क्या है? क्या इस तरह के हमलों से रूस को बातचीत में सच में कोई फायदा मिलता है, या फिर वो अपने संभावित सहयोगियों को भी दूर कर देता है? ये एक क्लासिक रणनीति है जिसे कोर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं। मतलब डरा धमकाकर अपनी बात मनवाना। रूस बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सैन्य दबाव का इस्तेमाल कर रहा है। ये हमले कोई बेतरतीब बमबारी नहीं है, ये एक साफ संदेश है। संदेश कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाती, हम जमीन पर तबाही मचाते रहेंगे। यह दिखाता है कि एक सक्रिय युद्ध के बीच शांति वार्ता करना कितना मुश्किल और क्रूर हो सकता है। हालांकि एक दूसरे संघर्ष क्षेत्र से थोड़ी बेहतर खबर आई। थाईलैंड और कंबोडिया ने एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाँ, ये एक सकारात्मक कदम जरूर है। दोनों देशों के बीच हफ्तों से चल रहा सीमा संघर्ष, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 5 लाख से ज्यादा विस्थापित हुए थे, वो फिलहाल रुक गया है। तो ये अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क क्यों? क्योंकि ये समझौता उन मूल विवादों को नहीं सुलझाता है जो लड़ाई की जड़ हैं, जैसे कि प्राचीन मंदिरों पर दोनों देशों के दावे, और ये उसी समझौते को फिर से लागू करने की कोशिश है जो पहले भी टूट चुका है। अक्टूबर में एक समझौता हुआ था जो नवंबर में ही टूट गया। तो जब तक मूल मुद्दों को हल नहीं किया जाता, ये कहना मुश्किल है कि ये शांति कब तक टिकेगी। सही कहा। अच्छा, अब जरा सरकारों और सेनाओं की इन बड़ी बड़ी चालों से हटकर कुछ ऐसी घटनाओं पर आते हैं जो सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी थीं और उतनी ही भयानक थीं। भारत के गोवा से एक बहुत ही दुखद खबर आई। सजावट में इस्तेमाल हुई सूखी ताड़ की पत्तियों की वजह से इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे पूरी व्यवस्था की विफलता थी। जांच में पता चला कि क्लब ने कई नियमों का उल्लंघन किया था और उसके पास आग से सुरक्षा की जो अनिवार्य अनुमति होती है, मतलब एनओसी, वो तक नहीं थी। और बचाव कार्य में भी दिक्कत आई थी। हाँ, क्लब तक पहुंचने वाली गलियां इतनी संकरी थी कि दमकल की गाड़ियों को वहां तक पहुंचने में ही लगभग 2 घंटे लग गए। ये घटना पूरे भारत में सार्वजनिक जगहों, खासकर नाइट क्लबों और रेस्टोरेंट्स में सुरक्षा मानकों और उनके लागू होने पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करती है। और ऐसी ही एक झकझोर देने वाली घटना अमेरिका से भी आई, जिसने पूरे हॉलीवुड को स्तब्ध कर दिया। ये बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और अभिनेता रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल की उनके लॉस एंजलिस के घर में हत्या कर दी गई। और भी ज्यादा दुख की बात यह है कि उनके 32 वर्षीय बेटे निक को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
रॉब रेनर तो हॉलीवुड में एक बहुत सम्मानित नाम थे। हाँ, वो दिस इज स्पाइनल टैप जैसी फिल्मों में अपने अभिनय और व्हेन हैरी मेट सैली और अ फ्यू गुड मेन जैसी शानदार फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते थे। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन ये पारिवारिक हिंसा के उस गंभीर मुद्दे पर भी ध्यान खींचता है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपा रहता है। ये दिखाता है कि ये त्रासदी किसी के भी साथ हो सकती है, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। बिल्कुल। इन त्रासदियों पर जनता की प्रतिक्रिया भी देखने लायक थी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए एक श्रद्धांजलि समारोह हुआ और वहां प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हाँ, गुस्साई भीड़ ने उनके भाषण के दौरान हूटिंग की। ये घटना दिखाती है कि ऐसी त्रासदियों के बाद जनता का गुस्सा और दुख कितना गहरा हो सकता है। लोग अपने नेताओं से सुरक्षा और जवाबदेही की उम्मीद करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र हो सकती है। ये किसी भी सरकार के लिए एक बहुत ही नाजुक पल होता है। बहुत नाजुक। तो अगर हम इस पूरे हफ्ते को देखें तो क्या मतलब निकलता है इसका? हमने सैन्य तनाव देखा, शांति के लिए विरोधाभासी कोशिशें देखीं और दिल दहला देने वाली व्यक्तिगत त्रासदियां भी। एक ही हफ्ते में दुनिया के इतने अलग अलग चेहरे नजर आए। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर को एक और नजरिए से देखते हैं। इसी हफ्ते 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। अच्छा। जिसका उद्देश्य गरीबी और बीमारी से लड़ने के लिए दुनिया को एकजुट करना है। और 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया, जो भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर देता है। ये तो इस हफ्ते के विरोधाभास को और भी गहरा कर देता है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे। ये स्रोत हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां देश एक ही समय में अगली महामारी से बचने की योजना बना रहे हैं और क्रिसमस के दिन एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। हम मानव एकजुटता का दिन मना रहे हैं और साथ ही ऐसे युद्धविराम पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जिनके टिकने की कोई गारंटी नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि हम एक आदर्श दुनिया और एक टूटी हुई हकीकत के बीच की खाई को कैसे पारते हैं। शायद असली सवाल ये है कि समाज और व्यक्ति के तौर पर हम इस विरोधाभास के साथ जीना कैसे सीखते हैं, उस दुनिया में कैसे संतुलन बनाते हैं जहां हमारी सबसे अच्छी आकांक्षाएं और हमारी सबसे कड़वी हकीकतें एक साथ मौजूद